नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंच चुके हैं। यहां वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन से मोदी ने मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के ही समझ जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को भी कायम रखा। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होगा। भारत की चीन से भी यहां मुलाकात हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 2 सालों के बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साथ होंगे। और चीन के साथ चल रहे भारत के विवाद पर भी बात हो सकती है। हालांकि पीएम के रूस जाने से पहले चीन से यह विवाद लगभग सुलझ ही गया है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर 2020 वाली स्थिति में पेट्रोलिंग पर व्यवस्था को लेकर सहमति बनी है। इस बात की पुष्टि चीन ने भी अब कर दी है। अब इस मामले के सुलझने के बाद अगर कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होती है तो दुनिया में इसकी चर्चा खूब होगी। वहीं रूस, चीन और भारत ने जिस तरीके से साथ आकर इस संगठन को बनाया, अगर इसी शक्ति से वो चीजें फिर आगे बढ़ी तो ऐसा गणित बनेगा कि जिससे दुनिया का पूरा भूगोल ही बदल सकता है। रूस में रहते हुए अगर पुरानी चीजें भूलकर भारत और चीन पास आते हैं तो इसमें रूस का बड़ा रोल माना जाएगा और इन तीनों की घनघोर यारी पर दुनिया की नजरें भी होंगी। खलबली मचेगी पश्चिमी देशों के बीच जो खुद के पास पावर सेंटर होने का भरपूर दावा करते हैं। उसी पावर सेंटर का पश्चिमी देशों से शिफ्ट होकर एशिया में आना तय होगा। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना कि लिखना या बात करना लग रहा है। लेकिन अगर संभावनाओं पर गौर किया जाए तो तीनों देशों के बीच विन विन सिचुएशन बनेगी। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिला लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का कुल 26% बनता है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन $19.37 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत $3.73 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह रूस की जीडीपी भी $1.88 ट्रिलियन की है। रूस की इकोनॉमी बेशक तीनों में छोटी हो मगर तेल, गैस जैसे प्राकृतिक भंडार के चलते वो काफी पावरफुल स्थिति में है। तीनों अगर एक साथ आते भी हैं तो 2.8 बिलियन लोगों का एक बाजार होगा और उस बाजार की जरूरतें पूरा करने में ही बिजनेस के भी खूब पनपने की संभावनाएं होंगी। जब बाजार की बात आती है तो इसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी स्वैपिंग के क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद हो सकेगी और बड़ी आबादी की बड़ी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। बारी बारी से अगर तीनों देशों की शक्तियों की बात की जाए तो समझ आएगा कि ये संभावनाएं जो बन रही हैं या इस पर बात हो रही है आखिर वो क्या है। चीन, जिसने टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है, 2023 तक 5G में ग्लोबल लीडर बनते हुए उसने 2.3 मिलियन से ज्यादा बेस स्टेशन स्थापित किए। चीन की कंपनियों पर पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया है और उसे इस क्षेत्र में काफी सीमित भी कर दिया है। लेकिन भारत चीन के लिए एक बड़ी मार्केट भी है। रूस यूरोप की 40% गैस आपूर्ति करता है। इतना बड़ा भंडार उसके पास है, लेकिन यूक्रेन से जंग के चलते पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के चलते भारत ने अपनी राह चलते हुए रूस से तेल खरीदना चालू रखा, जबकि पश्चिमी देश उससे तेल नहीं खरीद रहे हैं। 2022 में रूस ने चीन को 80 मिलियन टन और भारत को 40 मिलियन टन तेल निर्यात किया। 2023 तक भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक भी बन गया। हमने प्रतिदिन 1.64 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो युद्ध से पहले की तुलना में 33 गुना ज्यादा है। ये भारत के कुल तेल आयात का 40% से भी ज्यादा है। अब भारत की बात करते हैं तो वो भी आईटी क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इंडस्ट्री वित्त वर्ष 23 में $227 बिलियन की हो गई है। नाटो के सामने एक बड़ा विकल्प होने के लिए तीनों देश अगर साथ आते हैं तो काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसलिए क्योंकि 2022 में रूस ने अपने सैन्य खर्च पर $86.4 बिलियन खर्च किए, जबकि चीन ने $293.4 बिलियन। चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है, यानी कि सेना पर खर्च करने वाला देश है। भारत $73 बिलियन के बजट के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तीनों देशों का संयुक्त सैन्य खर्च लगभग $453 बिलियन है, जबकि नाटो का कुल बजट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। बेशक
नाटो इन तीनों देशों से ज्यादा खर्च करता है, फिर भी इन तीन देशों की संयुक्त ताकत वैश्विक सैन्य संतुलन पर असर डाल सकती है। अब ये तो है कुछ बातें जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों देशों को क्यों साथ आना चाहिए, या कहें कि क्या इन तीनों के साथ आने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं ब्रिक्स की शुरुआत से पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस, भारत, चीन यानी RIC तिकड़ी को लेकर एक बयान दिया। उनका यह बयान काफी अहम भी माना जा रहा है और खूब चर्चा में भी है। दरअसल लावरोव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी एक मजबूत संबंध रखते हैं। अब अगर भारत चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच आए ताजा अपडेट से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि चीन के साथ भारत का संबंध न केवल एशिया के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि इस तरह से शायद दुनिया के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। लेकिन ये सब जिस पर हम बात कर रहे हैं उसकी संभावनाओं के पीछे एक और पेंच चीन की तरफ से ही है, क्योंकि भले ही चीन से भारत के रिश्ते पूर्वी लद्दाख में सुलझने की बात हो गई हो, लेकिन चीन अरुणाचल में जिस तरीके से चालबाजी कर रहा है वो कतई बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए चीन भी अगर इन संभावनाओं की बात करता है या फिर सोचता है तो उसे भारत के खिलाफ अपनी चालबाजी तुरंत बंद करनी होगी। और अगर LAC पर विवाद रूस के बीच में आने से थमा है तो अरुणाचल में रूस इसे देखे और चीन को समझाए कि यह करना गलत होगा, तभी जो तीनों देश आकर एक महाशक्ति बनकर उभर सकते हैं और पश्चिमी देशों से दुनिया का ध्यान एशिया में खींच सकते हैं।